एक बार इटावा के एसएसपी के बंगले पर कानपुर के डीआईजी साहब पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद कप्तान साहब से कहते हैं कि कप्तान साहब उसको जो एसएचओ है उसको बुलवाइए। अब एसएचओ साहब आते हैं। आने के बाद एसएचओ साहब जो थे इंस्पेक्टर, वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, थोड़े लड़खड़ा रहे थे, परेशान से थे। तभी डीआईजी साहब ने उन्हें डांटते हुए कहा कि तुम्हें मुलायम सिंह यादव से तुम पंगा ले सकते हो, तुम लड़ सकते हो, इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर। जब ये सब बातें डीआईजी साहब लगातार उस इंस्पेक्टर को डांट रहे थे तो इंस्पेक्टर रोने लगता है। अब रोने लगता है तभी कप्तान साहब बराबर में खड़े हुए थे। कप्तान साहब ने उस इंस्पेक्टर के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि तुम्हें रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब तक इस ज़िले का कप्तान मैं हूं, तुम्हारी आंख से एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। कप्तान साहब जब ये बात कह रहे थे तभी डीआईजी साहब ने कहा कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है तुम कितनी बड़ी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हो। कप्तान साहब कहते हैं कि मैंने जो वर्दी पहनी है वो यूं ही नहीं पहनी, इसका लाज भी रखूंगा और पूरी ईमानदारी से अपना काम भी करूंगा। बस इतना कहना था। डीआईजी साहब वहां से तुनक मिजाजी में चले जाते हैं। इसके बाद कप्तान साहब ने उस इंस्पेक्टर को लिया और ले जाने के बाद सीधा थाने जाते हैं और एफआईआर दर्ज करा देते हैं। एफआईआर किसी और पर नहीं, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और जैसे ही मुकदमा दर्ज होता है, कुछ ही दिन के बाद एक आदेश आता है कि कप्तान साहब अब इस ज़िले को आप अलविदा कह दीजिए। कप्तान साहब अलविदा कह देते हैं। लेकिन जो मुलायम सिंह यादव से अदावत शुरू होती है उस कप्तान की, जब तक वो रिटायर्ड नहीं हो जाते तब तक ये अदावत चलती रहती है। आज कहानी उसी आईपीएस ऑफिसर की है जिसने इतनी बड़ी ताकत से जो लोहा लिया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला इटावा की। दरअसल बात कर रहा हूँ, दिसंबर का महीना था, साल 1989 की बात है। मुलायम सिंह यादव 5 दिसंबर 1989 को पहली बार जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने ज़िले में पहुंचते हैं। ज़िले में उनकी एक बैठक हुआ करती थी डाक बंगले पर। डाक बंगले पर जब वो पहले विधायक थे तब भी वहीं बैठते थे। बाकी उनके जो दोस्त थे, उनके जो नेता थे, उनके जो इलाके के लोग थे, वहीं पर बातचीत हुआ करती थी। एक बार एक कप्तान से कहा कि कप्तान साहब, आपको नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव ने याद किया है। जब राम गोपाल यादव जी ने कहा था तो कप्तान ने कहा कि इस ज़िले में कई सारे विधायक हैं, मैं किस किस के पास जाऊँगा। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उसी डाक बंगले पर बैठने के बाद आदेश करते हैं कि उस कप्तान को भेजिए और साथ ही डीएम साहब को भी भेजिएगा। अब कप्तान साहब होते हैं अतुल कुमार और डीएम साहब होते हैं राजीव खैर। उन दोनों से कहते हैं कि तुमने हमारे ज़िले के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, शानदार काम किया है, लेकिन काम वैसा नहीं किया जैसे क्या हम चाहते हैं। तुमने अपने हिसाब से काम किया है, इसलिए तुम्हारे जैसे ऑफिसर की इस ज़िले में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी तुम्हारा तबादला होने वाला है, अब आप अपने तबादले की तैयारी कर लीजिए। जब मुलायम सिंह यादव दोनों एसएसपी और डीएम से ये बात बोलते हैं तो उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। अब डीएम एसएसपी ही नहीं बल्कि इस ज़िले में तहसीलदार को छोड़कर तहसीलदार के अलावा जितने भी ऑफिसर होते हैं सभी का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी के हाथ में पावर आ चुकी थी। तभी उन्होंने अपने डीजीपी से कहा कि डीजीपी, मुझे एक बढ़िया अच्छा ऑफिसर चाहिए जो मेरे लिए काम करे, सही काम करे। तो नाम आता है 1977 बैच के आईपीएस ऑफिसर ब्रजलाल जी का। ब्रजलाल जी अब नए नए ऑफिसर थे, तभी उन्हें आदेश दिया जाता है कि भाई आपको इटावा का एसएसपी बनाया जाता है। डीजीपी साहब ने आदेश दिया और ब्रजलाल जी सीधे पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री जी के पास। जाकर कहते हैं हाथ जोड़कर, साहब कि मैं आपके ज़िले के कप्तान के लायक नहीं हूं, आप मुझे अपने ज़िले में ना भेजकर कहीं दूसरी जगह भेज दीजिए, मैं वहां चला जाऊंगा, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा और आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा। जब आईपीएस ऑफिसर ब्रजलाल ने ये बात कही तब मुलायम सिंह यादव ने कहा कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, आप ही चलिए, आपको ही वहाँ आपकी ज़रूरत है। अब ब्रजलाल जी ने अपना चार्ज संभाला। चार्ज संभालने के बाद लगातार जिस तरह की उनकी शैली थी, शुरुआत में एकदम यंग थे, उसके बाद में जो उन्होंने अपना काम करना शुरू किया है तो धीरे धीरे करके जनता में उनकी पहुंच बढ़ने लगती है और उनके कारनामे, उनके जो अच्छे अच्छे काम थे, उनकी ये अब अखबारों की सुर्खियाँ बनने लगती हैं। अखबारों में आए दिन कप्तान साहब का नाम छपने लगा। कप्तान साहब को भी अच्छा लग रहा था। अब मुलायम सिंह यादव बड़े परेशान हो जाते हैं। ये सोच रहे थे कि अभी तो एक आईपीएस अतुल को भेजा ही था और जल्दी से इसको भेज देंगे तो बात ख़राब हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो बदनामी का ठप्पा लग जाए। और तभी उन्हीं दिनों सैफई गांव की ये बात है, सैफई गांव के दबंगों ने एक गरीब यादव परिवार की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। और जब यादव परिवार की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं तो वो व्यक्ति रोता हुआ थाने पहुंचता है और थाने के जो एसएचओ होते हैं उनका नाम शाह आलम खान होता है। शाह आलम खान के पास जाने के बाद वो गरीब यादव व्यक्ति जाकर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है कि साहब, मेरी ज़मीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है, मैं क्या करूँ। जब ये बात शाह आलम इंस्पेक्टर सुनते हैं तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कौन कौन लोग हैं मुझे इनके नाम बताइए। तो इस हिसाब से नाम बताए जाते हैं। अब जो एसएचओ साहब होते हैं, इंस्पेक्टर साहब शाह आलम खान, वो अपनी टीम को लेकर गांव जाते हैं। गांव जाने के बाद
गिरफ्तारी करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करके इन्होंने 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके अपने थाने में बंद कर दिया और बंद करने के बाद फिर आराम से बैठ जाते हैं। अब सैफई गांव के वो लोग जो 22 थे, अब ज़्यादातर लोग मुलायम सिंह यादव के परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले थे, उनके करीबी लोग थे। अब जाहिर सी बात है, हड़कंप तो मचना ही था। अब सैफई गांव के प्रधान अपने साथ 2 लोगों को लेकर सीधा थाने पहुंच जाते हैं और थाने जाने के बाद एसएचओ यानी कि इंस्पेक्टर से बातचीत करते हैं। कहते हैं कि भाई इंस्पेक्टर, तुमने जो लोगों को गिरफ्तार किया है, चलो उन्हें छोड़ो। तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, कौन हो तुम? बोले अच्छा, तुम हमें जानते नहीं हो कि कौन है हम सैफई के प्रधान हैं और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? और जैसे ही इंस्पेक्टर से बातचीत का सिलसिला चल रहा था, प्रधान जी ने एक के बाद एक कई थप्पड़ इंस्पेक्टर साहब को जड़ दिए। और जैसे ही थप्पड़ जड़े थे तो बाकी जो पुलिस वाले उस थाने में मौजूद होते हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि उस प्रधान को रोक ले। उसके बाद जैसे ही वो प्रधान अपने 2 साथियों के साथ हवालात की तरफ जाते हैं, जो 22 लोग बंद थे उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तभी इंस्पेक्टर आगे जाते हैं और आगे जाने के बाद उस प्रधान जी की जमकर खबर लेते हैं। साथ ही जो दोनों आदमी थे साथ में, उनकी भी खबर लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब भारी पड़ जाते हैं, उन्हें पकड़ के तीनों व्यक्तियों को हवालात में डाल देते हैं। 22 लोग पहले से थे, अब 3 लोग और इसमें बंद हो जाते हैं। अब ये सूचना पहुंच जाती है सीधी मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव पर। और वहां जाने के बाद लोग कहते हैं कि देखो बड़े भैया मुख्यमंत्री हैं और हमारी इतनी बात भी नहीं है कि हमारे लोगों को थाने में बंद कर दिया गया। ऐसा कैसे हो जाएगा? जब बार बार लोग मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव से यही बात कह रहे थे, तो शिवपाल यादव के अंदर भी थोड़ी सी रमक सी आ जाती है कि हाँ यार, बात तो सही कह रहे हैं कि अगर हम अभी कुछ नहीं कर सके तो हम बाद में क्या कुछ करेंगे। तभी शिवपाल यादव अपने साथ जब वे थाने के लिए चल देते हैं तो कम से कम 100-125 लोगों की भीड़ साथ साथ चलने लगती है। और जैसे ही 100-125 लोग थाने के पास पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद कहते हैं कि भाई कहाँ गया तुम्हारा इंस्पेक्टर? अब जब ऐसी बात की जाती है तो जो थाने में मौजूद, चाहे वो होमगार्ड हो, सिपाही हो, दरोगा हो या इससे ऊंची पोस्ट के अधिकारी हों, सबके सब थाने को छोड़कर भाग जाते हैं। सबको अपनी अपनी जान प्यारी थी और यहाँ से जब भाग जाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति था, वो इंस्पेक्टर शाह आलम खान, जो खड़ा होकर सामने डट जाता है, मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था उस 125 लोगों की भीड़ का कि देखता हूँ कौन थाने के अंदर आएगा। बस इतना इशारा था। उसके बाद फिर क्या होता है, भीड़ ने जब इस थानेदार को पकड़ के गिरा कर पीटा था तो जितने भी लोग थाने के अंदर बंद थे उन सबको बाहर निकाला। अब यही थानेदार गिड़गिड़ाता हुआ रहम की भीख मांगने लगता है। भीड़ ने फिलहाल उसको बहुत मारा, अधमरा कर छोड़ देते हैं। अब ये मामला इतना आसान नहीं था जो हो चुका था। 25 के 25 लोग जो हवालात के अंदर बंद थे वो बाहर जा चुके थे। इंस्पेक्टर साहब अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे थे। कुल मिलाकर अब यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये खबर पहुँच जाती है कानपुर के डीआईजी साहब के पास, और कानपुर के डीआईजी साहब जो होते हैं वो मुलायम सिंह यादव के बड़े ही बेहद करीबी होते हैं। बात लखनऊ तक पहुँचती है, मुख्यमंत्री तक पहुँचती है। मुख्यमंत्री जी ने अब डीआईजी साहब को फ़ोन करते हैं, वहाँ से फिर दौड़ते हुए सीधा इटावा पहुँचते हैं। और जैसे ही इटावा पहुँचते हैं तो सबसे पहले दस्तक दी जाती है शिवपाल यादव जी के आवास पर। उनके पास जाकर डीआईजी साहब मान मनोबल कर रहे थे कि भाई साहब जो भी हुआ है इसको ख़त्म करिए और हम इसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात अब बढ़ चुकी थी, बात अब दूर तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद डीआईजी साहब को बहुत गुस्सा आता है और डीआईजी साहब शाह आलम जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं उनके खिलाफ 1-2 नहीं 6 अलग अलग मुकदमे दर्ज करा देते हैं। कोई किसी मुकदमे में घड़ी लूट का आरोप था तो किसी मुकदमे में उन पर रुपए को लूटने का आरोप था, तो किसी में उन पर आरोप था कि उन्होंने सोने की चैन लूट ली है। इस तरह के जो सड़क छाप मुकदमे थे, लगभग 6 मुकदमे उस इंस्पेक्टर पर दर्ज हो जाते हैं। अब इंस्पेक्टर साहब की शामत आ जाती है। ये 8 अप्रैल 1990 की ये बात है। अभी सीधा पहुँच जाते हैं डीआईजी साहब कप्तान साहब के बंगले पर। रात के 12 बजे के आसपास का वक्त हो चला था और वहाँ जब जाते हैं तो कप्तान साहब होते हैं ब्रजलाल आईपीएस ऑफिसर जो 1977 बैच के थे। अब डीआईजी साहब और कप्तान साहब में आपस में बातचीत का जो सिलसिला था, आपस में काफ़ी तनातनी हो रही थी। जब तनातनी हो रही थी तभी इन्हें भी आदेश दिया जाता है इंस्पेक्टर साहब को। इंस्पेक्टर साहब सामने खड़े हो जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब के दिन में बहुत ज़्यादा पिटाई हो चुकी थी, बहुत ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, अपनी बात भी नहीं रख पा रहे थे। और डीआईजी साहब ने एक के बाद एक उन्हें डांटना फटकारना जब शुरू किया है तब इंस्पेक्टर अपनी ईमानदारी को लेकर परेशान हो जाता है कि मैं तो सही काम कर रहा था, मैं तो एक पीड़ित व्यक्ति को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा था। उसकी ज़मीन पर जो कब्जा हो गया था उसे इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोगों ने आकर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर कानून भी उन्हीं का साथ दे रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ। जब वो रोने लगते हैं तभी ब्रजलाल उनके पास जाते हैं और जाकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि इंस्पेक्टर साहब परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं इस ज़िले का कप्तान हूँ तुम्हें एक भी आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही डीआईजी साहब ये बात सुनते हैं कहते हैं कि तुम एक बहुत बड़ी ताकत से उलझने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी इसमें ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। तो कप्तान साहब कहते हैं ठीक है, आप हमारी मदद मत करना, आप अपना काम करो। जब ये बात अब ऊपर तक पहुंच जाती है, कुल मिलाकर यहाँ से सीधे
जो कप्तान साहब होते हैं इंस्पेक्टर को लेकर थाने जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं उन लोगों के खिलाफ जो 22 या 25 लोगों को थाने से लेके जाते हैं। उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा था और उस मुकदमे में नाम शामिल होता है शिवपाल सिंह यादव का। जब शिवपाल सिंह यादव का नाम शामिल होता है तो जाहिर सी बात है पूरे प्रदेश में हड़कंप मचना तय था और मामला कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट भी हो जाता है, अखबारों में भी छपने लगता है, लोगों तक बात पहुँचने लगती है। उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कप्तान साहब ने इनकी बेइज्जती कर दी है। तभी सीआईडी की टीम आती है लखनऊ से और जो ये चार्ज था, जो इसमें मुकदमा हुआ था, उस केस को अपने हैंडओवर कर लेती है और हैंडओवर करने के बाद वो अपने हिसाब से इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है, देखने के लिए कि इसमें इंस्पेक्टर की कितनी गलती है या फिर इन लोगों की कितनी गलती है, इन्होंने क्यों उन लोगों को गिरफ्तार किया था, किसकी ज़मीन पर कब्जा हुआ था, ये बहुत सारी बातें। वो मामला अलग हो जाता है और तभी कप्तान साहब के पास एक बंद लिफाफे में एक आदेश आता है कि कप्तान साहब आपको नैनीताल ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, आप जाकर वहाँ पर ट्रेनिंग करिए। अब तो कप्तान साहब वहाँ चले जाते हैं, कप्तान साहब के बच्चे यहाँ रह जाते हैं इटावा के अंदर। अब ये वहाँ पहुँच तो जाते हैं, एक सप्ताह बाद इनको आदेश मिलता है कि आपको आजमगढ़ पीएससी की कमान संभालनी है, वहाँ पर जाकर आप उनकी कमान संभालिए। और जैसे ये कमान संभालने की बात आती है तो कप्तान साहब यानी कि ब्रजलाल जी भी नहीं जानते थे कि वो वाकई एक बड़ी ताकत से उलझ रहे हैं। वक्त आगे बढ़ता है, जब जब प्रदेश में मुलायम सिंह यादव यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती थी तब तब उन्हें दिक्कतें झेलनी पड़ती थीं। दरअसल बात कर रहा हूं साल 2011 में, जब मायावती मुख्यमंत्री होती हैं तो मायावती ने ब्रजलाल जी को 30 सितंबर 2011 को डीजीपी बना दिया था और जब डीजीपी बनाया था अगले साल यानी कि साल 2012 में चुनाव होना था। अब चुनाव का दौर चल रहा था। वाईएस कुरैशी जो चुनाव आयोग के प्रभारी होते हैं, उनके पास मुलायम सिंह यादव समेत कई नेता पहुंच जाते हैं और जाकर कहते हैं कि साहब अगर ये ब्रजलाल डीजीपी रहेंगे तो उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरी ईमानदारी से नहीं हो सकता, इसलिए जब तक ये हैं तब तक चुनाव नहीं होगा और हम नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई हंगामा हो, इसलिए जितनी जल्दी हो सके चुनाव आयोग से वो अपील करते हैं कि इनको हटाइए, यानी कि ब्रजलाल को हटा दीजिए। अब जब ब्रजलाल को बात हटाने की आती है, क्योंकि प्रेशर बन जाता है और चुनाव आयोग की मजबूरी बन जाती है, ब्रजलाल को उनके पद से यानी कि 8 जनवरी 2012 को उन्हें डीजीपी के पद से हटा दिया जाता है और इनकी जगह एक नया नाम सामने आता है। नाम होता है अतुल कुमार का। ये अतुल कुमार वही होते हैं जो साल 1989 में जब मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं और अपने डाक बंगले पर बुलाकर कहते हैं कि कप्तान साहब तुम अच्छा काम करते हो लेकिन जैसा काम हम चाहते हैं तुम वैसा काम नहीं करते, इसलिए तुम्हें यहाँ से अब चला जाना चाहिए, तुम्हारा यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये कहानी भी मैं आपको पहले सुना चुका हूँ, इस कहानी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, इस कहानी को आप ज़रूर सुनिएगा। उम्मीद करता हूँ ये किस्सा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और ब्रजलाल जी के बारे में ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी से उनका अदावत चलती ही रहती है, जब तक वो साल 2014 तक अपने पद पर बने रहे तब तक समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनती थी कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी उठानी पड़ती थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और